नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं हूं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, कंटेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अब तक जो वीडियो दिए हैं, लास्ट जो मेरा वीडियो था साइकोलॉजी में, हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, बाल विकास और उसका लर्निंग से क्या संबंध है। और इसके बारे में हमने पहले चाइल्डहुड के बारे में, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जाना, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस जाना। ये सब जानने के बाद फिर हम लर्निंग के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि लर्निंग है क्या। लर्निंग क्या है मैं बता दूं, कोई भी बात सीखी गई है उसको नेचर में, व्यवहार में इंप्लीमेंट कर लेना। अगर वो व्यवहार में आ गया है तो वो लर्निंग है, वरना लर्निंग नहीं है। मैंने कहा था कोई भी कार्य आपने किया, अगर उसको आप दोबारा किसी और कंडीशन में या उसी कंडीशन में करने योग्य हो, इफ यू फाइंड योरसेल्फ कैपेबल टू डू एनी वर्क इन एनी कंडीशन, तो आप उसे लर्निंग बोलेंगे। वो लर्निंग आपको मैं बता चुका था। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और उनके अंदर लर्निंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से स्टेप चलते हैं। जब बच्चा इन्फेंट होता है, देन वो चाइल्डहुड में आता है और देन एडोलसेंस। तो मैं 3 स्टेजेस मेन मान के चलता हूं, वैसे 5 स्टेज। और उसके बाद अगर जीन पियाजे की बात करें तो 5 स्टेज वो अलग हैं। तो मैं उन सबको बाद में बात करूंगा। आज मैं आपको पर्टिकुलर 3 स्टेजेस के बारे में बता देता हूं और उन 3 स्टेजेस को आगे कैटेगराइज किया गया है अलग अलग स्टेजेस में। लेकिन आज हम बात करेंगे मेन 3 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज का कंटेंट वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम ये बात करेंगे एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, ये हम कल बात करेंगे, या आज अगर हम टच कर रहे हैं तो हम पहुंचेंगे। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की और उनमें कौन कौन सी लर्निंग होती है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में बोलूं तो शैशवावस्था की बात करेंगे, बाल्यावस्था की बात करेंगे और किशोरावस्था की बात करेंगे। 3 मेन स्टेजेस हैं, उनके पार्ट्स बाद में बात करेंगे। इन्फेंट स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो आज पहली जो स्टेज है उसमें मैं लेके चल रहा हूं इन्फेंसी या इन्फेंट स्टेज एंड समझने का प्रयास करेंगे। सॉरी इस स्टेज को एक नाम और दिया गया है। ये स्टेज होती है आपकी बर्थ अप टू 6 ईयर। बालक के जन्म से 6 साल तक इसे आप इन्फेंट स्टेज या इन्फेंसी स्टेज में काउंट करते हैं। और इसको एक और पार्ट में कैटेगराइज किया और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बालक 2 से 6 साल 2 to 6 ईयर, इसे बोला गया है प्री चाइल्डहुड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार यूज होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसे अलग से यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। तो इन्फेंट स्टेज या इन्फेंसी स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर पाया गया कि बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, हिंदी में लिख देता हूं शारीरिक और मानसिक विकास, ये बहुत तेजी से होता है। यानी कंपेयर टू अदर स्टेजेस, इसमें आपको फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट ट्रेमेंडस वे में होता है। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें ये चीज दिखाई देती है। फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट ट्रेमेंडसली। ठीक, आपको अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा उसके मानसिक विकास में और शारीरिक विकास में 2 से 6 साल तक, कंपेयर टू अदर स्टेजेस। ये इसकी इंपॉर्टेंट अवस्था मानी जाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट चरण माना जाता है। बात करें तो आपने नोट किया होगा, बच्चा जब छोटा होता है, मैंने बोला ना, इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए आप किताबों को तो समझो,
थ्योरी देखो, लेकिन आप प्रैक्टिकली घर में जज करो। अड़ोस पड़ोस के या अपने परिवार में सबके यहाँ बेटे बेटियां होते हैं बचपन में, उनको जज करो। जब वो जन्म से 6 साल के लिए जाते हैं तो उसमें जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो आप क्या पाओगे, आपका अनुसरण करने की क्षमता होती है, वो आपको फॉलो करते हैं, डिसाइड करते हैं, आपको आप जो बोलते हो उसको बार बार दोहराते हैं। तो दोहराने की प्रवृत्ति और अनुसरण करने की प्रवृत्ति इस काल में स्पेशली पाई जाती है। तो अगर मैं लिखूं तो लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फॉलो अप, आपका अनुसरण करते हैं, डिसाइड, ठीक है। यानी इसे मैं लिखूं हिंदी में तो अनुसरण, आपके पीछे पीछे आप जो कहोगे दोहराएंगे, बार बार बोलेंगे, और ये दोहरा दोहरा कर बोल बोलकर ही वो नए नए शब्दों का भंडार कर लेते हैं। आपके कार्यों को फॉलो करेंगे। आप बैठ जाओगे या बचपन में आप जब उससे लड़ाई करोगे तो वो आपसे लड़ाई करेगा, आप मुंह बना लोगे मुंह बना लेगा, आप बोलोगे कुछ, वो सेम वर्ड को बोलना शुरू कर देगा। ये उसके लाइफ का वो चरण है जिसमें उसके अंदर ये चीज शुरू हो जाती है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन बोलूं, समाजीकरण का मीन माना जाए तो वो अपने रिश्तों को, अपने परिवार के रिलेशन को समझना शुरू कर देता है। वो माँ को पहचानने लगता है, वो पिता को पहचानने लगता है, घर में आने वाले लोगों को पहचानने लगता है। इवन देन वो अपने परिवार में जो पालतू जानवर उनसे भी उसका लगाव शुरू हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि दोस्त जो प्री चाइल्डहुड है या जिसे हम इन्फेंट स्टेज बोल रहे हैं, इन्फेंट स्टेज बोल रहे हैं, उसके अंदर सोशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ बोल देंगे कि ऐसा नहीं कि सोशलाइजेशन के लिए अलग अवस्था आती है, सोशलाइजेशन उसका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। यानी अब वो धीरे धीरे चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है। ये इस स्टेज की एक अच्छी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको जाननी चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब बच्चा बचपन में होता है या जैसे बोलेंगे हम शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ आपको दिखाई देंगी, और इसमें बच्चा नए शब्दों को बोलना, नए शब्दों का चयन करना, शब्दों को सुनकर, जैसे अगर बात करें तो पहले 3 साल में जब वो 1 से 3 साल तक जाता है तो उसके बाद 3000 तक वर्ड आ जाते हैं। उन वर्ड्स को आगे वो जब 3 से 6 साल के लिए जाएगा या 4-5 में आएगा तो उन वर्ड्स को यूज करके वो लैंग्वेज बना लेता है। उतने ही वर्ड्स को 3-4 वर्ड्स वाले वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। यानी ये आपको जानना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा इस दौर से गुजर रहा है और उसके अंदर ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ये एस्पेक्ट हमें इसलिए जानने चाहिए कि ये सारे चरण छूता हुआ बच्चा आता है जब वो एक स्टेज को पार कर रहा होता है। तो मैंने बोला फर्स्ट 3 ईयर में, इन फर्स्ट 3 ईयर्स जब वो पैदा हुआ और 3 साल तक, फर्स्ट 3 ईयर में वो 300 to 1000 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। जब वो 300 to 1000 ये उसके वर्ड्स की कैपेसिटी होती है, और जब वो इससे ऊपर बढ़ता है, जब 3 से 6 साल के लिए जाएगा तो इन वर्ड्स को यूज करके वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। 3 to 6 ईयर start to use these words in sentence। यानी इन शब्दों को सुनकर जो उसने सीखे हैं इनको, इनका यूज वो इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में शुरू करने लगता है। यानी 6 साल तक का बच्चा कम से कम उसके पास 1500 से ज्यादा वोकैब बन जाती हैं, वोकैब शब्द होते हैं, तो वो इनको मिलाकर सेंटेंस बोल देता है। और सेंटेंस बोलना उसका इस पूरे चरण का एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो उसको आना चाहिए। अगर बात करें तो इन्फेंट वाला बच्चा जो जन्म काल से 6 साल तक का चला है, अगर वो अपने परिवार की जो बातें सुनता है या जो उसने होता हुआ देखा उनको सुनकर स्टोरीज के टाइप में आपको सुना पा रहा है, जैसे उसने जो घर में कोई एक्टिविटी देखी या उसने कोई ऐसी बात होती हुई देखी या कोई कहानी, वो आपको फैमिलियर स्टोरी जो सुनी है उसने, वो अगर आपको दोबारा सुना पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट अच्छी डायरेक्शन में है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो चाइल्ड जो इन्फेंट स्टेज होती है उसकी ये सारी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी और बहुत सी बातें हैं, तो आपको ये बहुत जरूरी है जानना। क्यों जरूरी है जानना? अगर आप टीचर हैं तो आपको बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानना बहुत जरूरी है। ये केवल उनके माँ बाप का काम नहीं होता। माँ बाप घर के अंदर है, स्कूल में आपको
जब तक उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं मालूम होगा, आपको उनका साइकोलॉजिकल बेसिक नहीं मालूम होगा, आप उन पर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, ना उनसे उनका बेस्ट ले पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि अगर आप क्लासरूम में एक अच्छे टीचर के तौर पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं और आप बच्चे को उसकी बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप इन बातों से जज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो इन बातों पर खरा नहीं उतर रहा या इन बातों को मिस कर रहा है, तो उसके उस डेवलपमेंट में कुछ छूट गया है। ये आपको बताने के लिए बहुत जरूरी है। अब इसी में मैंने आपसे बोला ये सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें एक चीज और अगर मैं बोलूं तो आप ये भी कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन बनती है जो बार बार पूछी जाती है फॉर एग्जाम पर्पस से याद रखिए, बाकी क्लासरूम में इस डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है। एग्जाम पर्पस से पूछी जाती है कि किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, द एज ऑफ टॉयज। किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ये बार बार पूछा गया है। विच स्टेज वी कॉल एज ऑफ टॉयज एंड एटसेट्रा। तो टॉयज या खिलौने की आयु कहा जाता है प्री चाइल्डहुड को। इसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर हिंदी में, खिलौनों की आयु, ये पूछा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो कि किसके अंदर आती है ये इन्फेंसी के अंदर, इन्फेंट स्टेज के अंदर। तो इन्फेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक आपके समझ में आनी चाहिए। साथ में मैंने लिखा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों में ज्यादा ध्यान देता है। आपने एक चीज और नोट की होगी, इसके अंदर इस स्टेज में बच्चा धीरे धीरे पहले अपने बेड पर, 1 साल का बच्चा होता है तो वो आप उसे दूध देते हो, चम्मच से खेलना शुरू कर देता है, उसे यूज करना नहीं आता। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो रैंक कर चलता है। बचपन में वो उंगली पर पकड़ के चलना शुरू करता है, तो फर्स्ट ईयर की बात है जब वो पहले साल में होता है। जब वो दूसरे साल में आता है तो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के साथ वो अपने आप खड़ा होना शुरू करता है। ये सब इसके लक्षण हैं। एक बच्चे की ग्रोथ इससे ही डिसाइड होती है। वो क्रॉलिंग करके खड़ा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे आप चेहरों को पहचानना शुरू करता है, और ऐसे करके उसका वो इन्फेंट स्टेज धीरे धीरे ग्रोथ की ओर चल देती है, और ऐसे करके उसका वो डेवलपमेंट दिखाई देता है जो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल से थोड़ा नीचे है या थोड़ा आगे है तो कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आपको उसमें नजर आते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्टेज में नहीं है तो आप इससे ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये चेंजेस आने चाहिए थे जो कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इन्फेंट स्टेज में या इन्फेंसी स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है वो आपके समझ में आया होगा, आप इसे समझ पाए होंगे। स्पेशली मैंने कहा क्लासरूम के अंदर, और साथ में ये भी ध्यान रखिए खिलौनों की आयु प्री चाइल्डहुड को कहा जाता है। अब मैं दूसरी स्टेज की बात करूं जिसको चाइल्डहुड कहते हैं। मैं केवल बेसिक बातें आज आपको उन स्टेजेस की बता रहा हूं जिन 3 स्टेजेस में मैं आपको बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को कैटेगराइज कर रहा हूं। तो कैटेगराइज मैंने 3 स्टेजेस में किया है, उन्हीं 3 स्टेजेस को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब दूसरी स्टेज है जिसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूं, चाइल्डहुड इसे काउंट किया गया है 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 साल तक इसे काउंट किया जाता है, और 6 से 12 साल की अवस्था को कहा गया है चाइल्डहुड। इसमें अगर बात करें, इसमें बहुत से चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग की बात करूं तो इसमें बच्चे की लंबाई बढ़ना शुरू होती है, इसमें बच्चे की हाइट बढ़ना शुरू होती है। यानी 6 to 9 ईयर में आप पाओगे जब वो 6 से 9 साल का हो रहा होगा उसकी हाइट बढ़ रही होगी और उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा होगा। हाइट एज वेल वेट इंक्रीज, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको जज करनी है। उसकी हाइट में वृद्धि होती है, उसके वेट में वृद्धि होती है, और कुछ चीजें और हैं। बातचीत करेगा आपसे तो तर्क करना शुरू कर देगा, रीजनिंग, और आपसे चिंतन, मतलब चीजों को सोचना शुरू कर देगा। यानी अगर हिंदी में बोलूं तर्क और चिंतन, एग्जांपल के लिए आप कोई भी चीज उस पर इलॉजिकली थोप नहीं पाओगे। वो आपसे थोड़ी देर बातों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो कहीं ना कहीं तार्किक होंगे। वो कैसे आ रहा है, ये उस एज की कैरेक्टरिस्टिक है। रीजनिंग इस एज की कैरेक्टरिस्टिक है, रीजनिंग उसके अंदर है, और ये डेवलपमेंट होगा। और वो चिंतन, कंसर्न दिखाएगा चीजों के लिए, माँ बाप के लिए चिंता दिखाएगा, मम्मी पापा फैमिली मेंबर्स की चिंता दिखाएगा, अपने स्कूल की छोटी छोटी बातों के लिए कंसर्न होगा, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा करना है उसके लिए कंसर्न दिखाएगा। तो आप ये मान लीजिए ये रीजनिंग और कंसर्न दिखाना इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेन मानी जाती है।
आपको ये ध्यान रखना है इस उम्र का बच्चा कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उस क्वेश्चन का आंसर देना आपके विवेक पर निर्भर करता है। इस स्टेज में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे को इग्नोर मीन्स ये वो समय है जब बच्चे के अंदर आदत डेवलप होती है। आदत मीन्स इसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन स्टेज। हैबिट फॉर्मेशन स्टेज ये आपकी आदत डेवलप करने वाली स्टेज है, हैबिट फॉर्मेशन। यानी यहां पर इस स्टेज में आप बच्चे में आदत डाल सकते हैं। आदत वो जो आप डालना चाहो, आप चाहो तो उसे सिखा दो वो कि किसी का सम्मान ना करे, आप चाहो तो उसे सिखा दो ऐसा किसी से बात ना करे, अच्छी तरह बात ना करे। ये कहां से आएंगी आदतें? ये आते हैं वो ऑब्जर्वेशन से लाएगा। वो ऑब्जर्वेशन किसका करेगा? आप लोगों का करेगा जहां वो रहता है। तो अब क्योंकि इसे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि ये हैबिट फॉर्मेशन वाली स्टेज है, तो अब आप ये तय कर लीजिए कि अगर आप उसके सामने सारा अच्छा करेंगे तो अच्छी हैबिट फॉर्मेशन होंगी। अच्छे स्कूल में जाएगा या स्कूल में जिस बच्चों के बीच में रहेगा, जिन टीचर्स के साथ में रहेगा, उनकी हैबिट देखेगा, वो हैबिट फॉर्मेशन होंगी। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए ये एक अच्छी स्टेज मानी गई है। यानी अगर आपको उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन, मोरालिटी अगर आप चाहते हैं, नैतिकता डालना, अगर आप चाहते हैं उसको अच्छे पथ पर डालना, तो बिलीव कीजिए यहां से वो आदत आप डाल सकते हो। इन आदतों को बढ़ाकर वो आगे एडोलसेंस में ले जाएगा और एडोलसेंस में जाने के बाद देन वो आदत लाइफ टाइम रहती है। इट मीन्स आप इस अवस्था को हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैं आपको बता दूं, इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है। अनोखा काल क्यों कहा गया है? माँ बाप को यही नहीं मालूम व्हाट टू डू, साथ में क्या करें, क्योंकि माँ बाप को जस्टिफाई नहीं हो पाता, वो अपने काम में लगे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, उनको उसकी ग्रोथ, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि इसके कितने बैड और गुड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकते हैं। मैंने बोला हैबिट फॉर्मेशन है, आप साथ देंगे, दोस्त बन के खड़े रहेंगे, सपोर्टिव बन के खड़े रहेंगे, तो हैबिट फॉर्मेशन अच्छी होगी। आप अच्छा व्यवहार उसके सामने करेंगे, आप उसको, मैं समझिए, आपने बचपन में जब इस स्टेज में बच्चा आया, आपने बोला अंधेरे में ना जा बच्चा, तो अंधेरे में न जाने से बेचारा डरने लगता है। उसे भूत प्रेत हम मजाक में कर रहे होते हैं, हम इस चीज को मजाक में ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर लंबे समय तक चलता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बचपन का, उस चाइल्डहुड का वो अंधेरे वाला डर कभी नहीं निकाल पाते अपने दिल से। ये सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि उस स्टेज में वो जो चीज यहाँ घर कर जाती है वो हैबिट बन जाती है और वो उन्हें लगता है कि अंधेरे में कोई ना कोई है जो पकड़ लेगा। ऐसे ही अनजान लोगों को देख के बोलते साधु आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, बाबा ले जाएगा, ये सब फॉर्मेशन उनके अंदर बन जाती है। तो अनजान चेहरों से डरना शुरू कर देते हैं। जब आप इससे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल, मतलब बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हो उनसे। वो हम करते क्यों हैं? हम करते हैं अपने, कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी को कम करने के लिए। हम उसे उस कमरे में जाने से रोकते हैं, जबकि अगर हम साथ ले जाके उसे एक बार कमरे को घुमा दें, साथ कमरे को लैब बनकर घुमा दें और वो डर उसका खत्म कर दें, तो वो चीज उसे माना कि बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करेगी उसकी किसी अचीवमेंट में, लेकिन उसे पीछे नहीं खींचेगी। तो जरूरी है जो हमसे गलतियां हमारे साथ हुई हैं, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमसे हो गई हैं, वो हम नहीं करेंगे, एज अ टीचर नहीं करेंगे, एज अ पेरेंट नहीं करेंगे। तो जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बोला हैबिट फॉर्मेशन की बात है, तो आप इसमें मोरालिटी डेवलप कर सकते हैं। इस फील्ड की अगर मैं इस स्टेज की बात करूं तो चाइल्डहुड में, इन चाइल्डहुड जो लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी और ग्रोथ, लर्निंग एबिलिटी या ग्रोथ, इसकी रेट कम हो जाती है। इन चाइल्डहुड रेट ऑफ लर्निंग एबिलिटी और ग्रोथ डिक्रीज कंपेयर टू इन्फेंट या इन्फेंसी। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे? अगर आप तुलना करोगे शैशवावस्था से, तो इस स्टेज में लर्निंग थोड़ी कम होती है, लेकिन लर्निंग कम होने के साथ जो फील्ड है उसका लर्निंग का, वो ब्रॉड हो जाता है। लर्निंग की रेट कम हो जाती है, सीखता थोड़ी देर से, बच्चा जल्दी सीख लेता है। 1 से 6 साल वाला बच्चा जल्दी सीख लेता है, 6 से 12 वाला उसकी तुलना में थोड़ा धीरे सीखता है, गति धीमी पड़ जाएगी। लेकिन सच क्या है? फील्ड ब्रॉड हो जाएगा। इन चाइल्डहुड लर्निंग एबिलिटी, रेट ऑफ लर्निंग एबिलिटी और ग्रोथ डिक्रीज कंपेयर टू इन्फेंसी, बट फील्ड becomes broad.
फील्ड मीन्स जिस फील्ड में वो, जिस क्षेत्र में वो लर्निंग कर रहा है, वो क्षेत्र व्यापक हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो लर्निंग थोड़ी कम हो गई है। बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई देता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, नजर आता होगा, ताकि जो बोल रहा हूं वही चीज मैं वहां लिख देता हूं, हिंदी में भी बता देता हूं। तो इसमें आपको पता चलेगा लर्निंग एबिलिटी की रेट थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन क्षेत्र ब्रॉड हो गया है, तो उस बड़े क्षेत्र के चक्कर में ऑटोमेटिकली लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। अब क्या करना चाहिए टीचर्स को एंड क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? तो मैं सजेस्ट करूंगा वेरियस मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स should be used और applied, यानी आपको उनके ऊपर नई तकनीक, नए मेथड से उन्हें पढ़ाना चाहिए। ये साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप चाहते हो चाइल्डहुड में बच्चों को अपना बेस्ट देना, अगर आप चाहते हो बच्चों का बेस्ट आउटपुट निकालना, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट से ही बात कर रहा हूं, तो आपको बच्चों को जैसे पुराने ढर्रे चलते रहे वैसे नहीं चलाना है, कुछ नया देना है, ताकि उनको वो सारी कैपेसिटी जो उनके अंदर है, क्योंकि ये मैंने बोला ना, इस स्टेज में बच्चों के अंदर क्वेश्चन जनरेट होते हैं, वो तार्किक बातें करते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए, अब मैं ऐसे आपको एग्जांपल समझाऊं, मैंने कैसे इस चीज को कैश आउट किया। मैं अपना एग्जांपल आपको रियलिटी बताऊं कि जब लगा कि क्लास 3rd to 5th के बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनके तमाम क्वेश्चन होते हैं, तो उस बात को मैंने कैश आउट कैसे किया, मैंने उनके लिए एक नोटबुक बना दी, एक पॉकेट डायरी सबको डिस्ट्रीब्यूट की, सबको दे दी, पॉकेट डायरी डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि उनका वो टैलेंट, उनका वो जो रीजनिंग एबिलिटी है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको पॉकेट डायरी दी सब लोगों को, और कहा कि जाकर जो उनका दिल करे, जो उनको अपने आसपास होता है वो दिखाई दे, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका उन्हें आंसर नहीं आता वो उस डायरी में डेली लिख के लाए। अब कंपेयर करूं अगर यहाँ के बच्चों से, वो बच्चे जिनको शहर का माहौल मिला हुआ है, वो बच्चे जिनके माँ बाप साथ खड़े हुए हैं, वो बच्चे जिनके माँ बाप स्कूल छोड़ने आते हैं, लेने भी जाते हैं, नहीं तो वैन लेने आती है, उन बच्चों में इतना पोटेंशियल नहीं है, उन बच्चों में इतनी सारी चीजें नहीं है, लेकिन लगन है इस चीज को देखकर। वो मैंने कैसे पाया कि उस डायरी में क्वेश्चन लिख के लाने लगे, और वो डायरी के क्वेश्चन मैंने एक नोटबुक के अंदर ब्रेनस्टॉर्म नाम देके लिखना शुरू किया। अब उसके क्वेश्चन अगर आप देखोगे, या आपसे मैं कभी शेयर करूंगा, मेरी चैनल पे एक वीडियो है, उसमें मैंने ब्रेनस्टॉर्म के कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आप देखिए वो क्वेश्चन। मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं नहीं मानता कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि क्लास 3rd, 4th, 5th के बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने वो कैश किया, मैंने वो अप्लाई किया, और क्या निकल के आया, मैंने उनकी रीजनिंग को इसको यूज किया और उनके लिए यूज किया। आज उनको वो सारे क्वेश्चन या सारी बातें समझ में आती हैं, उनको पता चल गया कि जितना हमारी किताबों में है, जितना हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो किताबें बाहर से ही बनी हैं। यानी हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे आसपास जितनी चीजें घटित होती हैं, जितनी चीजें होती हैं, उनसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब इसी का रोल है। तो ये क्वेश्चन जब आने लगे तो इससे बच्चों का एक अच्छा ट्रैक बना। तो मैं क्या सजेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आप उनके इस टैलेंट को यूज कर सकते हैं, माँ बाप उसके इस टैलेंट को यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए टाइम देना होता है, इसके लिए समय देना होता है। आपको बच्चों को डराना नहीं है, आपको बच्चों को सताना नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर नहीं करना है, आपको बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे प्रेशराइज का मतलब ये कि 4 पेज होमवर्क करने हैं आपको। टीचर से अगर आप बोल के नहीं आओगे, टीचर्स को अगर आप फोर्स करके नहीं आओगे, और अगर अच्छा टीचर होगा तो वो खुद समझेगा बच्चे को 4 पेज से बेटर है 1 पेज दिया जाए, और वो पेज भी क्या हो, वो पेज भी ऐसा हो जिससे उसकी इस एबिलिटी को यूज कर पा रहा हो। ये टीचर्स करना चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए चाइल्डहुड को समझना, इन्फेंट स्टेज को समझना, शायद में एडल्ट स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टीचर बनने का मतलब केवल मार्कर और पेन लेकर अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना नहीं है। आपको अगर उनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं मालूम है, साइकोलॉजिकल प्रभाव उनका क्या, आपका उनके ऊपर क्या जाएगा, और उनका आप क्या कैसे बाहर निकाल पाएंगे, जब तक आपको इसका एहसास नहीं है तो टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। आपने अगर अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लिया है, उसमें आप बच्चे को 98 मार्क्स दिला देते हैं, तो आपको अगर लगता है कि यू आर अ गुड टीचर, तो ये आपकी खुद की सोच होगी। लेकिन इन एक्चुअल अगर आपके अंदर ये सारी टेक्निक नहीं है कि आप उनको उस टाइम पर वो नहीं दे पा रहे जो उनको चाहिए, तो आप अपने आप को एक ऐसे टीचर में प्लीज काउंट मत कीजिए जो वास्तविकता में बच्चों को बदलना चाहता है। क्योंकि नंबर गेन कराना, कभी कभी आपने जो पढ़ाया पेपर में आ गया, छाप के आ गया, नंबर आ गए,
दैट इज नॉट अ बिग डील। एग्जाम के जो पेपर है या मार्कशीट है वो केवल एक क्राइटेरिया है, वो नंबर उससे जज नहीं होते। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम सजेस्टिंग टू ऑल टीचर कि बच्चों की साइकोलॉजी को हमें क्यों समझना चाहिए, समय देना चाहिए, समय देकर उनका आउटपुट निकालना चाहिए, तब ये बातें आपके काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूं चाइल्डहुड की जो बातें मैंने आपको बताई उसको आप समझेंगे। इसमें मैंने अभी एक डेफिनेशन बोली थी, जैसे अभी मैंने बोला कि किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, उसे मैंने बोला प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। उसी तरह इसमें एक डेफिनेशन है, ये सारी इसके फील्ड है, इसमें एक डेफिनेशन है कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। इट इज द डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, डिफिकल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जाता है। और इसे कहा है कोल एंड ब्रूस। कोल और ब्रूस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पर्पज से और समझने के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अनोखा काल मैंने क्यों बोला, अनोखा इसलिए बोला क्योंकि आप उसके गहराई को जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, जब तक आप उसकी रियलिटी को जानना चाहेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों स्टेज आपके समझ में आई होंगी। इन्फेंसी की बात कर ली, चाइल्डहुड की बात कर ली, अब बात करना चाहता हूं मैं लास्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत व्यापक स्टेज है, बड़ी स्टेज है और ये 12 से 18 साल काउंट की जाती है, कहीं कहीं 22 साल तक भी एडोलसेंस काउंट कर ली जाती है। तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है। इसकी परफेक्ट एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जज करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा कैसा आता है वो मैं आपको जब इनके क्वेश्चन बना के दूंगा, एक वीडियो दूंगा जो मैंने पहले भी दिया है आपको, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आज बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज एडोलसेंस। एडोलसेंस को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था। इंपोर्टेंट बातें कुछ बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ी स्टेज है। इसकी अगर बात करूं तो ये होता है 12 to 18 ईयर्स एंड मोर। इसमें वही फिजिकल ग्रोथ दिखाई देगी बच्चों की, ठीक, फिजिकल, मेंटल, साथ में यहाँ पर मसल्स ग्रोथ होगी। अब मसल बढ़ने लगेगी, मसल्स में भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी कंपेयर टू चाइल्डहुड। फिजिकल, मेंटल और मसल ग्रोथ। अब अगर बात करें तो ये ग्रोथ आपको दिखाई देगी 12 से 14 साल की लड़कियों में ये ग्रोथ ज्यादा होती है कंपेयर टू बॉयज। जब लड़कियां 12 से 14 साल में होती हैं लड़कों की तुलना में, उनमें फिजिकल ग्रोथ और मसल ग्रोथ ज्यादा होती है। तो 12 to 14 गर्ल्स हैज मोर रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर टू बॉयज, ठीक। और अगर बात करूं 14 to 18 तो बॉयज हैव मोर रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर टू गर्ल्स। ये जानने वाली बात है जो आपको जाननी चाहिए। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल रिलेशनशिप जो बच्चा इन्फेंट स्टेज से लेके आ गया था वो बाल्यावस्था में बनती है। बाल्यावस्था में मैंने बोला कि अभी एक कंटेंट अगर बताना चाहूं तो जो एड ऑन कर सकते हैं वो समूह में रहना शुरू कर देते हैं, उनकी इंटरेस्ट, उनका बाल्यावस्था की बात कर रहा हूं अभी क्योंकि मुझे इससे अभी एक रिमाइंड आया। बाल्यावस्था में समूह में रहना शुरू करते हैं, लेकिन वो समूह जो उनका होता है वो सेम जेंडर वाला होता है, यानी बॉयज को बॉयज पसंद आते हैं, लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका। वो लड़कियां लड़कों को बेवकूफ मानती है, वो लड़के लड़कियों को बेवकूफ मानते हैं, वहां उनका गेम चलता है और ग्रुप को आगे लाने की उनके अंदर क्षमता वहां शुरू हो जाती है उस स्टेज में, जिसे हम बाल्यावस्था बोलते हैं। तो उस स्टेज को अगर छोड़ के अब आगे बढ़े तो यहां में बात करें तो यहाँ पे भी ग्रो की अवस्था, यहाँ पे भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जो यौन संबंधी यानी जेंडर संबंधी, अपोजिट जेंडर, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इस स्टेज के बच्चों को अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होता है, नो डाउट ये अट्रैक्शन है, ये नेचुरल है, ये होता है। अब उस टाइम पर एक अच्छे दोस्त का फर्ज अदा करना चाहिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, कभी कभी टीचर्स को भी उनको इस चीज के बारे में जानकारी देती रहनी चाहिए।
अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन, अगर आप उस चीज को, उस एनर्जी को, उसको वहां समझाकर सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लोगे तो ये स्टेज बनाने वाली होती है। ये स्टेज बनाने वाली है। ये स्टेज वो स्टेज है कि इस किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, जब उसने तय कर लिया कि मुझे वो करना है तो वो कर गुजर जाएगा, अगर उसे सही डायरेक्शन दे दिया गया है तो। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये मैंने आपको बोली, ये है सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है और ये इनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर ये इस काल में होता है। अपने ग्रुप को प्रायोरिटी पे लाना, अपने आप को और फ्रंट पे लेके आना, नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप, अपने आप को बनाना, अपने आप को शो करना, ये सब इस काल में होता है। और इस काल में एनर्जी अथाह होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अथाह है। बट अब उसको कौन यूटिलाइज कर पाएगा? वो यूटिलाइज कर पाएगा वो टीचर, वो पेरेंट्स यूटिलाइज कर पाएंगे जो इस काल में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उन्हें ग्रो में रहने दें, आप उन्हें लड़कों में घूमने दें और लड़कियों को लड़कियों में घूमने दें, लेकिन आपको उनका गाइड, मेंटोर बन के साथ रहना है। आप साथ में समझाना नहीं है, पूछना है। कई परिवार मैंने भी ऐसे देखे हैं जहां बच्चे सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, जहां बच्चे माँ बाप के साथ घूमने जाते हैं, माँ बाप से पूछ के फ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं और अपनी सारी बातें माँ बाप से शेयर करते हैं। और जहां ऐसी शेयरिंग पाई जाती है ना, वहां इस एडल्ट का मिसयूज नहीं हो सकता। वहां इस एडल्ट का मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सारे क्वेश्चन का जवाब जो उनके जहन में आते हैं, उन सारे क्वेश्चन का जवाब उन्हें किसी और से नहीं पूछना, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। जो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उन्हें सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ही जो लड़कियों में चेंजेस आते हैं या लड़कों में चेंजेस आते हैं, उनको प्रॉब्लम हुई। उस टाइम पर पिता एक दोस्त बन के, माँ एक दोस्त बन के अगर उनके सारे आंसर का जवाब, सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें देती हैं, तो बिलीव मानिए वो किसी और से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता किसी और के पास उसका क्या आंसर होगा और किसी और को उनको अच्छा आंसर क्यों देना है, क्योंकि उसके पास उसका कोई पर्पस नहीं होगा। आपको उसे इफेक्टिव आंसर क्यों देना है, क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं, आप उसके साथ गलत होने ही देंगे। टीचर जो करीब होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको अच्छा आंसर क्यों देना है कि उनको बच्चे के अंदर से बेस्ट आउटपुट निकालना है, क्योंकि उनको मालूम है, टीचर्स को मालूम है कि उनके अंदर इस समय एनर्जी अथाह है, बहुत एनर्जी है। इस एनर्जी को सही मायने में यूज करना आना चाहिए बच्चों को। और ये कौन बताएगा? ये बताएंगे टीचर्स एंड पेरेंट्स। समझिएगा। इसमें एक चीज और है, इस स्टेज में आके क्राइम करने की, अल्कोहलिक में ड्रग वगैरह, मतलब बोले तो नशा वगैरह करना, अल्कोहलिक, ये सारी बातें बच्चों के अंदर शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और चोरी करना भी शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको अब जब उनके अंदर, अगर आपने शुरुआत से ये चीज देखी है तो शायद ये चीज आप उनको ऐसा ना होने दो। और अगर ऐसा हो भी गए तो अगर स्टार्टिंग एज है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके नेचर का पार्ट है, उनकी एनर्जी है। उस एनर्जी में वो उस तरफ जा रहे हैं, उस एनर्जी को आप इस तरफ खींच के लाओगे तो वो आपके अपने खुद के विवेक और आपके खुद के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों की फेल होने पर या अगर उनके नंबर कम आ गए उनको पीटना, मारना, कूटना शुरू कर देते हैं। और वो पिटाई और कुटाई जो की जा रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ना दिखाई देकर ये नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है कि बच्चा अपने खुद के मार्कशीट में पापा के साइन करके ले जाता है, बच्चा अपने खुद के पापा से नफरत करने लगता है या अपनी माँ से। अब ये उनको नहीं मालूम ना भाई, आप उनके अच्छे के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। तो अगर आप उनके अच्छे के लिए कर रहे हो तो वो काम बिना तमाचे के भी हो सकता है। आप उनको समझाएं और ऐसा करके देखिए। बहुत से लोगों का, मुझे कोई भी चाहे तो ये करके बताए कि हमने बहुत दोस्ती निभाई बच्चे के साथ और बच्चा नहीं बदला। ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास हो तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है, ऐसा अगर साथ दिया जाता है बच्चे का तो वो कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाता। तो समझिए, क्राइम और एल्कोहलिक इस एज का जो फैक्टर है उसको आप अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? सजेशन, सलाह दें, सपोर्ट, साथ दें, सलाह दें, साथ दें, पीटे ना, फ्रेंडली बिहेव, दोस्ताना व्यवहार रखें। वो जमाने गए जब पिता कमरे के अंदर तो बच्चा दूसरे कमरे में, जब माँ कमरे के अंदर तो बेटी तीसरे कमरे में। वो जमाने गए। वो जमाना मीन्स उस टाइम पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतने ना होते हो। आज का वर्तमान कंडीशन में बच्चे को ये चीजें अगर आप दोगे
सजेशन सलाह दोगे, अच्छी सपोर्ट करोगे, फ्रेंडली बिहेव रखोगे, इस अवस्था से उसे अच्छा करके बाहर ले जाओगे। इस स्टेज से जब अच्छा करके बाहर ले जाओगे तो आपको रियलिटी में आपको वो बच्चा मिलेगा जो आपने उम्मीद की होगी। राइट, ये आपको समझना चाहिए। अब इसको एक डेफिनेशन से प्रभावित मतलब परिभाषित किया है, एक अच्छी डेफिनेशन है जो बार बार पूछी जाती है एडोलसेंस की। वो क्या है? Adolescence is a stage of struggle Adolescence is a stage of struggle and storm। और ये कहा है, यहां नाम लिख देता हूं इनका, स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल की एक परिभाषा है, हिंदी में कई बार पूछी गई है। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रगल स्ट्रेस एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रगल स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। जैसे मैंने बोला, संघर्ष क्यों है? उसे लड़ना है अपने आप से, उसे लड़ना होता है मीन्स अपने आप से बेस्ट देने के लिए, अपने को कैसे मैनेज करें लोगों के बीच में, उसका संघर्ष है। अपनी टॉप प्रायोरिटी रखनी है, उसका संघर्ष है। अपने आप से लड़ रहा है वो। तनाव, ऑब्वियस सी बात है, जब वो इन चीजों में फंसा होता है तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव होता है कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, तब उसे चाहिए होती है ये बातें जो मैंने आपके लिए ऊपर लिखी है। आप मतलब एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, ये। और तूफान तो मैंने बताया आपको, कुछ अच्छा कर गुजरने की जो चाहत है इस स्टेज में बहुत ज्यादा होती है। अब आप उसे कैसे भी यूज करें, कितनी अच्छी तरह यूज करें, ये डिपेंड करता है टीचर के विवेक के ऊपर, ये डिपेंड करता है माता पिता के सपोर्टिव नेचर के ऊपर। तो बच्चा बदल सकता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। ईच चाइल्ड हैज यूनिक एबिलिटीज। जस्टिफाई करना है, समझना है और उसका साथ देना है। तो आज हमने जो पढ़ाई की या आज हमने जो जाना वो है हमारा इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको है और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियो पूरा देखते हैं क्यों बोल रहा हूं, जितने लोग देखते हैं वो मुझसे पूछें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये केवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराएगा। मेरा पर्पस केवल एग्जाम क्वालिफाई कराना नहीं है। मैंने जो बेसिक बातें आपको बताई ये आपको आपके परिवार में, आपके बच्चे को बनाने में, आपके छोटे भाई को अच्छा बनाने में और इवन देन आपको क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने में बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो अगर आपको ये कोई भी क्वेरी हो, कुछ छूटा हो या आपको लगता है कि ये कंटेंट हमें नहीं मिला, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी बात है, वीडियो मिलते रहेंगे क्योंकि मेरा टारगेट है साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना। मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको हर वो चीज दे पाऊं जो शायद किसी वीडियो में कहीं और से आपको ना मिल पा रही हो। बाकी ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। सजेशन देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।